What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. तन्हा बैठ कर न देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी. आप लोगों को अगर लाइफ में कुछ करना है ना तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा. कोई आकर आप लोगों की जगह आप लोगों का काम नहीं करने वाला है. तो अब कर लीजिए, कल कर लीजिए या फिर परसों कर लीजिए, पर करना आपको ही पड़ेगा. तो क्यों ना जितनी जल्दी उठ जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है. देखिए कोई भी मौसम आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए. जैसे सर्दी आती है तो लोग क्या करते हैं, रजाई में घुसे रहते हैं और अपना काम छोड़कर बस अपना एंजॉय करना पसंद करते हैं. यानी कि उनको यह लगता है कि मौसम की तरीके से चेंज होता रहना चाहिए. पर लेकिन जो इंसान मौसम के हिसाब से चेंज होता है, अपने गोल को ध्यान में नहीं रखता है, वो इंसान कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है. तो कोशिश आप लोगों को यह करनी है कि चाहे कोई भी मौसम क्यों ना रहे, आप लोगों का टारगेट आप लोगों के सामने होना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए आप लोगों के सामने एक प्लान होना चाहिए और उसको फॉलो करना है. फिर उसके ऊपर किसी मौसम और किसी दिन का इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कि आज दिन अच्छा नहीं, आज पढ़ना नहीं है. ऐसा कभी भी लाइफ में आप लोगों को नहीं करना है. अगर ऐसा करेंगे तो कभी भी अपना गोल अचीव आप लोग नहीं कर पाएंगे. बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है द हिंदू न्यूज़पेपर में. और आज है सैटरडे और सैटरडे आप लोगों का रिवीजन भी होता है, तो जाकर रिवाइज कीजिएगा जो भी हम लोगों ने पूरे वीक में पढ़ा है, खासकर जो भी मैं बेस्ड प्रैक्टिस की है. 5 की 5 जगह आप लोगों को जाकर देखनी है जिससे कि आप लोग उसको याद रख सकते हैं और फ्यूचर में भी आप लोग अगर कभी भी आप लोगों के सामने उनके बारे में कोई क्वेश्चन आए आप लोग उसका आंसर दे सकें. बाकी आइए देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है. तो काफी शानदार डिस्कशन है. तो फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर है, श्रीलंका के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. हल्का सा नजर डालेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, पर एक ओवरव्यू दूंगा ताकि आप लोग समझ सके कि पड़ोसी देश में चल क्या रहा है. काफी शानदार आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं. जम्मू और कश्मीर में क्या एक्चुअल में सिचुएशन चल रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया है. तो डिटेल में आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, एक एक एंगल आप लोग यहां पर समझाया जाएगा ताकि आप लोग समझ सके कि क्या प्रॉब्लम आज के में जम्मू और कश्मीर के अंदर में है. ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल दोनों यहां पर एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस दे रखा है. ये प्राइस से रिलेटेड है कि जिस तरीके से प्राइस यहां पर घटते हैं क्या इंपैक्ट पड़ता है यहां पर किसानों के ऊपर, और ये दे रखा है कि किस तरीके से जो इन्वायरमेंट है या फिर क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ता है एग्रीकल्चर के ऊपर. दोनों आर्टिकल को एक से साथ में डिस्कस करूंगा. काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां से जानने को मिलने वाली है. नेक्स्ट आर्टिकल यहां पर ब्रू के बारे में. ब्रू एक ट्राइब है जो कि काफी न्यूज में रही है पिछले कुछ दिनों से. इसके बारे में पहले हल्का सा जान लेते हैं, पहले इसी आर्टिकल पर हल्की सी नजर डालते हैं. देखिए आप लोगों को जानने को मिलेगा यहाँ पर जो ब्रू ट्राइबल कम्युनिटी है, ये माना जाता है कि ओरिजिनली जो ये रहती है ये मिजोरम में रहती हैं, पर लेकिन ये कई सारी सिचुएशंस की वजह से माइग्रेंट हो गई थी. कहां पर, ये आसाम, त्रिपुरा या फिर बांग्लादेश, तो यहां से ये छोड़कर चली गई थी. कई सारी प्रॉब्लम इनको यहां पर फेस करनी पड़ रही थी. तो जब यहां पर ये इसको छोड़कर गई थी, स्टार्टिंग में आप लोगों को देखने को मिलेगा लगभग 21-22 साल पहले की बात यहां पर है, पर फिर से इनको वापसी लाने की बात की जा रही है. यानी कि फिर से इनको इनके जो पर्टिकुलर जिस स्टेट में ये रहती थी, जैसे कि मिजोरम मैंने आप लोगों को बोला, उसमें वापसी लाने की बात की गई. और खासकर ध्यान में रखा गया 2018 में जो अभी 28 नवंबर में जो अभी जो असेंबली इलेक्शन हुए हैं, यानी कि असेंबली इलेक्शन से पहले पहले ये पूरा प्रोसीजर करने की बात की गई. और आप लोग यहां पर देखते हैं वोटिंग कार्ड है इनके हाथ में और यहां पर वोट डालने के लिए लाइन में भी लगी हुई है ये कम्युनिटी. तो इसी के लिए यहां पर ये पूरा आर्टिकल फोकस देकर चला गया है. देखिए आप लोगों ने तो बोल दिया कि इनको यहां पर पर्टिकुलर उस स्टेट में वापसी लाना है जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और 21-22 साल पहले छोड़कर गए थे. पर लेकिन क्या जिस स्टेट में वापसी लाने की आप लोग बात कर रहे हैं, क्या वो स्टेट में जो जनता है वो उनका एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? ये बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है. मेनली अभी न्यूज में था यहां पर बात की जा रही थी त्रिपुरा, तो त्रिपुरा से मिजोरम में लाने की बात यहां पर की जा रही थी. पर लेकिन प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि एक्चुअल में जहां पर लोकल लोग रहते हैं क्या वो इसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्या वहां पर उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी. तो एक्चुअल सिचुएशन एक्चुअल प्रॉब्लम जो निकल के आती है वो वहां से निकल के आती है. तो उन पर भी आप लोगों को फोकस देकर चलना चाहिए. इससे रिलेटेड क्वेश्चन पास्ट में पूछा गया है कि जो ब्रू ट्राइब्स है ये किस पर्टिकुलर एरिया में आप लोगों को देखने को मिलती है. तो ये मिजोरम की है वैसे, पर लेकिन त्रिपुरा से अभी इन्हें वापसी मिजोरम में ले जाने की बात चल रही है काफी लंबे समय से. तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखेगा. तो जो बहुत लंबा यहां पर दोनों के बीच में रस्साकशी चल रही है, खासकर जो लोकल कम्युनिटी है, तो उनको यहां पर कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल के यहां पर पर्टिकुलर एरिया में आसानी से रह सके, उस बात पर फोकस देकर चलना चाहिए. तो ये था कंप्लीट आर्टिकल. अगला आर्टिकल देखते हैं क्या क्या बातें यहां पर डिस्कस की जा रही है. पहले हम लोग देख लेते हैं श्रीलंका वाला आर्टिकल. छोटा सा आर्टिकल है, जल्दी खत्म हो जाएगा. श्रीलंका को अगर आप लोग मैप में नहीं हारोगे तो आप लोग देखेंगे ये हो गया हमारा प्यारा भारत यहां पर, और आप लोगों को नीचे श्रीलंका यहां पर देखने को मिलेगा छोटा सा. अगर यहां पर इसको जूम करके देखते हैं तो ये आप लोगों के सामने श्रीलंका, ये जाफना वाला रीजन आप लोग जरूर याद रखिएगा, नॉर्थ श्रीलंका में पड़ता है. काफी न्यूज में रहता है क्योंकि हमारी कंट्री की जो तमिलियन कम्युनिटी है वो आप लोग यहां पर इनसे कनेक्टेड होती हुई दिखेगी, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पर बहुत सारी कम्युनिटी को यहां से ले जाकर यहां पर एग्रीकल्चर खेती के लिए ले जाया गया था और वो वहीं पर ही बस गई. पर लेकिन जो मेन कम्युनिटी है वो यहां पर इसको अच्छे से नहीं देखती है, तो इसकी वजह से कई सारी रस्साकसी बीच में रहती है. यहां पर गल्फ ऑफ मन्नार हो गया आप लोगों के सामने. अगर बात करें इसकी करेंसी की तो ये आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी श्रीलंकन रूपी, और दो इसकी कैपिटल आप लोगों के सामने नजर आएंगी.
पहली है कोलंबो जो कि आप लोग सभी जानते हैं और दूसरी है श्री जयवर्धनापुरे कोटे। तो ये दो कैपिटल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। कई बार आप लोगों से पूछ लिया जाता है इसके बारे में भी। आइए अब जानते हैं क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है। देखिए ये है प्रेसिडेंट जिनका नाम है मैत्रीपाला सिरिसेना। नाम याद रखिएगा, कई बार आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक नाम भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इवन असिस्टेंट कमांडेंट में मैंने आप लोगों को बताया था, पूछ लिया गया था कि कौन प्राइम मिनिस्टर है और कौन यहाँ के ये आज के में प्रेसिडेंट है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जो न्यूज में रहते हैं। तो यहाँ पर मैत्रीपाला सिरिसेना ये आज के में प्रेसिडेंट है और ये पावर में है। पर लेकिन ये प्रेसिडेंट जब बने इससे पहले ये यहाँ पर महिंद्रा राजपक्षे जो उस टाइम पर प्रेसिडेंट थे उसके साथ में काम करते थे। पर लेकिन ये अलग निकले और इन्होंने एक अलग से यहाँ पर इलेक्शन लड़े और 2015 में ये यहाँ पर पावर में आ गए। यानी कि यहाँ पर इनके द्वारा गवर्नमेंट बना ली गई, पर लेकिन ये फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी। एक गठबंधन की सरकार बनाई गई, किसके साथ में मिलकर, इन दोनों को एक दूसरे के साथ में मिलकर, यानी कि मैत्रीपाला सिरिसेना और रानिल विक्रमसिंघे दोनों ने मिलकर श्रीलंका में गवर्नमेंट बनाई। गवर्नमेंट चल ही रही थी कि अब आकर यहां पर काफी कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, दोनों के बीच में दरार आ गई। और दरार आने की वजह से इन्होंने क्या किया, एकदम से बिना किसी के जाने पूछे, बिना किसी को कॉन्फ्रेंस में लिए इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया और इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यानी कि जो पहले प्रेसिडेंट थे महिंद्रा राजपक्षा उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया और इनको प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटा दिया। तो ये देखिए एक तरीके से जो ऐसा डिसीजन आया इसकी वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम यहां पर हुई, पॉलिटिक्स में काफी उथला पथली देखने को मिली। तो यहां पर काफी लंबे समय तक तो ये बोलते रहे कि मेरे पास में फुल मेजोरिटी है, इनके पास में मेजोरिटी नहीं, आप लोग इनको कैसे प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो देखिए कई सारी बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट में भी गया केस। इसके अलावा यहाँ पर जो पार्लियामेंट में जो वोट डालकर कॉन्फिडेंस चेक किया जाता है वो भी किया गया यहाँ पर। तो दोनों ही तरीके से हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया, इनको बोला कि ये सही बात नहीं है, और दूसरी साइड में यहाँ पर जो इनको एक तरीके से सपोर्ट भी नहीं मिला पार्लियामेंट में जितना इनको मिलना चाहिए था। तो फिर से यहाँ पर बात की जा रही है, फिर से अगर गवर्नमेंट स्टेब्लिश की जाएगी तो दोनों मिलकर गवर्नमेंट चलाएंगे गठबंधन की, वरना असेंबली को भंग करके फिर इलेक्शन की बात आती है। तो अभी फिलहाल ये बात चल रही है कि दोनों मिलकर यहां पर गवर्नमेंट चलाएंगे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या बातें देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो गई थी। तो अभी एंड हो गया है जो क्राइसिस यहां पर चल रहा था और सॉल्यूशन ये है। तो अब दोनों मिलकर यहां पर आगे चलकर गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर ये कंप्लीट आर्टिकल है जम्मू और कश्मीर के बारे में। और ये जो आर्टिकल लिखा गया है ये M.K. नारायण, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये लिखते हैं। एक बच्चे ने ये पूछा कि सर आप यहाँ पर बताते हैं जो राइटर इनके नाम याद रखने जरूरी है क्या? नाम किसी का याद रखना आप लोगों के लिए नहीं है, बस यहाँ पर इसलिए बता दिया जाता है ताकि आप लोग जान सके कि हाँ किस पर्टिकुलर राइटर के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। क्योंकि कई बार आप लोग कनेक्ट कर जाते हैं उससे, तो फिर मान लीजिए कहीं पर और भी आप लोगों को कोई आर्टिकल देखने को मिले, एक हल्का सा आइडिया आप लोगों को लग जाता है। ऐसे नहीं होता कि कौन सी कंपनी का आप लोग कोई आइटम खरीदना है, ठीक है, तो उस कंपनी का नाम आप लोग को अच्छा लगने लगता है तो आइटम यूज करने लगते हैं। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत अच्छे आर्टिकल लिख देते हैं, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आर्टिकल ज्यादा पढ़ना पसंद करती है जनता, तो इसलिए पर्टिकुलर नाम बता दिया जाता है कई बार। तो इसमें रटना नहीं, आप लोगों को एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि ये आर्टिकल किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिए माइंड में। तो पहले जम्मू और कश्मीर के बारे में थोड़ी ग्राउंड सिचुएशन आप लोग समझ लीजिए। आप लोगों को एरिया देखने को मिलेगा, ये हो गया पूरा पोर्शन यहाँ पर, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। अभी कुछ दिनों पहले तक यहाँ पर दो पार्टी हमारी कंट्री में यहाँ पर ये गवर्नमेंट चला रही थी। एक तो है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसको हम लोग PDP भी बोलते हैं, और दूसरी यहाँ पर BJP। दोनों का गठबंधन था। 2014 में इलेक्शन आप लोग यहाँ पर देखने को मिले, तो उस टाइम पर इनको फ्रैक्चर मैंडेट मिला। यानी कहने का मतलब क्या है, कोई भी मेजोरिटी में नहीं था। अब बात ये आई कि हाँ दो मिलकर यहाँ पर गवर्नमेंट चलाएंगे। अब कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे वो तो बाद में बात की जाए, पर पहले मिल लेते हैं। तो दोनों मिले और दोनों ने गवर्नमेंट चलानी स्टार्ट की। पर लेकिन 2014 से 2018 में आकर 4 साल बाद यहां पर बीजेपी ने गठबंधन से अपना हाथ खींच लिया, और यहां पर आज की डेट में काफी लंबे समय तक, लगभग 5 महीने तक यहां पर सस्पेंडेड एनिमेशन चलता रहा। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट यहां पर नहीं थी जम्मू और कश्मीर में। फिर आगे चल के जो गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। अभी लास्ट मंथ इन्होंने आकर क्या किया, असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। और डिसॉल्व भी कब किया, जब यहां पर PDP, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मिलकर यहां पर कुछ ऐसा गवर्नमेंट चलाने के मूड में आ गई थी। उस टाइम पर आकर इन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। यानी कि देखिए नॉर्मली जो गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि कैसे शांति बनाकर रखनी है, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन निकालना है। यानी कि मेन फंडा गवर्नर का ये होता है कि किसी भी तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो जब यहां पर गवर्नमेंट आने की बात की गई तो उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। इसी के लिए काफी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिली। सब लोग यहां पर इसकी वजह से गुस्सा हुए कि यहां पर एक तरीके से पूछा भी नहीं गया कि कोई यहां पर पार्टी बनाना चाहते हैं। गवर्नर से पूछा तो उन्होंने दलीलें ये दे दी कि यहां पर देखिए एक तरीके से जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे उनकी खरीदी और बेची जाती, यहां पर खरीदा और बेचा जाता उनको, और भी कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती, तो स्टेबल गवर्नमेंट वैसे भी नहीं आती। तो ये उनके द्वारा तर्क दिया गया, जबकि ये कोई भी संवैधानिक
कोई ऐसा रूल नहीं है, अगर खरीद रहा है कोई बेच रहा है तो वो यहां पर कोई ऐसा ग्राउंड नहीं हो सकता कि उसके बेस पर आप लोग असेंबली को डिसॉल्व कर दें। तो पिछले 4 सालों में जो मिसमैनेजमेंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिला, जिसकी वजह से यहां पर जो पॉलिटिक्स देखने को मिली, आज की डेट में यहां पर जो साइकिल देखने को मिल रही है वायलेंस और कंफ्यूजन, ना ये पता है कौन ढंग से स्टेट को चला रहा है, और वायलेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और फैक्टर इतना ज्यादा यहां पर इरिटेटिंग हो चुके हैं। आज के डेट में मिलिटेंट और सिक्योरिटी पर्सनल बहुत सारे इस ड्यूरेशन में मारे जा चुके हैं। आप लोग डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ते होंगे कि आज जम्मू कश्मीर में ये मारा गया, परसों ये मारा गया। तो इस तरीके से प्रॉब्लम वहां पर निकल कर आई। तो ये जो कंडीशन पिछले 4 सालों में हुई है, पहले अगर आप लोग इसको कंपेयर करेंगे 1989 से पहले कभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, इतना खतरनाक लेवल की कंडीशन आज की डेट में यहां पर हो गई है। यानी कि वर्स्ट कंडीशन आप लोग आज के डेट में जम्मू और कश्मीर में बोल सकते हैं। इवन श्रीनगर वाला एरिया जिसको नॉर्मली मिलिटेंसी फ्री जोन माना जाता था, यानी कि यहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी, ऐसी हरकतें नहीं होगी, वहां पर भी दुनिया भर के आज के में ऐसे अटैक देखने को मिल रहे हैं, वहां पर भी जो जनता है वहां पर सदमे में है। तो ये कंडीशन आज के में है। तो यानी कि जम्मू कश्मीर की जो आज के में जो एडमिनिस्ट्रेशन और जहां पर आबादी जो जनता है उसकी वजह से जहां पर एक दोनों के बीच में जो डिवाइड देखने को मिल रहा है वो बहुत ज्यादा हो गया। यानी कि जो यहां पर आज के में एडमिनिस्ट्रेशन है और जो नॉर्मल जनता है वहां पर वो एक दूसरे को किसी भी हद तक देखने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि प्रॉब्लम जो है आज के में बहुत वाइड हो चुकी है और दोनों कंडीशन खराब हो चुकी है। यानी कि ना तो यहां पर कोई सिक्योरिटी देखने को मिल रही है और ना ही कोई ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है। ये बात बोली जा रही है राइटर के द्वारा। तो देखिए बात क्या आती है निकल के, बात की जा रही है। देखिए तो जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट की बात कीजिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कीजिए, तो जो एक कंडीशन यहां पर बनी है ये सारी इनके द्वारा मिसकैलकुलेशन की गई है। बहुत लंबी मिसकैलकुलेशन देखने को मिली। पहले यहां पर क्या था, पहले यहां पर गवर्नमेंट बनाई गई गठबंधन की, वो भी ऐसी पार्टीज के द्वारा दोनों की विचारधारा मिलती नहीं है, तो वो आगे आके प्रॉब्लम होने ही वाली थी, तो वो सेम प्रॉब्लम हो गई, दोनों का जो गठबंधन था वो टूट गया। तो आज की डेट में एक्सट्रीम कंडीशन यहां पर आ चुकी है। अगर इसको ढंग से एक्सट्रीम केस की तरीके से यहां पर इसको हैंडल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हाथों से निकल सकती है। देखिए जब यहां पर ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद, इनकी अभी डेथ देखने को मिला आप लोगों को 2016 में, ये थे पहले यहां पर जो कि करता धरता थे जम्मू कश्मीर के। इनकी डेथ होने के बाद में इनकी बेटी आई यहां पर, ये है महबूबा मुफ्ती। तो महबूबा मुफ्ती ने क्या किया, यहां पर इन्होंने कोalition की गवर्नमेंट चलाई बीजेपी के साथ मिलकर, जो कि एक ऐसा तरीका था इनका दोनों का देखने का जो कि कंप्लीटली डिफरेंट था इनसे। यानी कि जिस तरीके से ये गवर्नमेंट चला रहे थे उनका तरीका और जो नई कोalition बनी उनका तरीका कंप्लीटली डिफरेंट था, जिसकी वजह से यहां पर जो जनता को चीजें ठीक नहीं लगी और ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। बाकी आप लोगों को पता है कि बाकी वो बोलते हैं ना कि कंगाली में आटा गिला, तो वैसे तो यहां पर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं चल रहा है जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में, रही सही कसर पूरी कर देता है पाकिस्तान यहां पर आकर एक तरीके से आग में उसका क्या कहते हैं घी का काम यहां पर कर देता है। यानी कि और ज्यादा यहां पर आग को बढ़ा देता है जब यहां पर पाकिस्तान आकर इंटरफेयर करता है, तो यहां पर यह प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर रही सही कसर पूरी कर दी आर्टिकल 35 को बोला गया कि इसको रिव्यू करना चाहिए कि ये सही है या गलत है। यानी कि जो स्पेशल दर्जा प्रोवाइड कराता है आर्टिकल 35 जम्मू और कश्मीर को, तो उसको भी यहां पर रिव्यू करने की बात की गई। तो उसका फायदा उठाकर यहां पर जो लोकल जो एरिया के जो लीडर थे उन्होंने जनता को भड़काया, और उसकी वजह से कुछ जनता भी यहां पर चाहती है कि वो स्पेशल यहां पर ये उनको दर्जा मिला रहे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम यहां पर और ज्यादा बढ़ गई। यानी कि जो स्पेशल जो यहां पर दर्जा था उसको अंडरमाइन करने की बात जब निकल कर आई तो ये और ज्यादा कंडीशन थी वो खराब हो गई। यानी कि पहले पे जो चल रही थी वो और ज्यादा यहां पर फास्ट तरीके से यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी ग्राउंड लेवल पर। और बाकी कोएलिशन का आप लोगों को पता ही है, कोएलिशन कोलैप्स हुआ जैसे यहां पर तो गवर्नर रूल लग गया। गवर्नर रूल लगाने का मतलब क्या है कि सेंटर का रूल लग गया। अब सेंटर यहां पर इसको देखेगा, तो अब यहां पर देखने की बात यह है कि कैसे इसको देखता है, क्योंकि एक खतरनाक लेवल की बीमारी, आप लोग बीमारी से भी ज्यादा इसको बोल सकते हैं यहां पर, जो कंडीशन आज के डेट में बन गई है यहां पर। डिफिकल्ट ईयर बोला जा रहा है 2018 को, अगर आप लोग देखेंगे यहां पर, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर आज की डेट में पहले जो मिलिटेंट थे उनका एक तरीके से अटैक करने का तरीका अलग था। आज की डेट में क्या कर रहे हैं, आज की डेट में वो एक नई टैक्टिक्स अपना रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं जनता में। और यहां पर जो लोकल पुलिस है उनको मारकर, देखिए लोकल पुलिसमैन को यहां पर मारा जा रहा है, और खासकर कब मारा जाता है, वो जब मारा जाता है जब वो अपनी ड्यूटी से ऑफ होते हैं, यानी कि अपनी ड्यूटी पर नहीं होते हैं, जब अपने घर के आसपास में यानी कि अपने घर वालों के साथ में रह रहे होते हैं, उस टाइम पर उनको मारा जा रहा है। तो एक फियर क्रिएट किया जा रहा है जनता के अंदर, और लगभग पिछले कुछ टाइम में ही यहां पर 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आप लोग समझिए, अगर आप लोग एक गांव में रहते हैं और 50 से ज्यादा लोग वहां पर मारे जाएं तो आप लोगों को कैसा लगेगा। एक तरीके से फियर क्रिएट हो जाएगा माइंड में, घर से निकलना लोग बंद कर देंगे, क्योंकि मारा भी उनको जा रहा है जो वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने वालों को ही मारा जा रहा है। तो इससे कंडीशन जो है वो और भी ज्यादा वर्स हो जाती है, और भी ज्यादा खराब हो जाती है इस तरीके की सिचुएशन में। आगे क्या बात बोली जा रही है, आगे ये बात बोली जा रही है कि देखिए आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो कि खासकर इंजीनियर है और ग्रेजुएट है अच्छे लेवल पर, वो भी यहां पर इस स्ट्रीम को यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। ये पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप है, जैसे जैश-ए-मोहम्मद हो गया, और इसके अलावा यहां पर ये हो गया हिजबुल मुजाहिदीन, ये भी यहां पर काफी
काफी लार्ज स्केल पर आज के डेट में अपनी एक्टिविटी इनकी दिखती हुई दिख रही है, यानी कि कमबैक इनका जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में देखने को मिल रहा है। और वो कब पॉसिबल हो पाता है? वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब जम्मू और कश्मीर में जो लोकल एरिया में जो लोग हैं वहां पर वो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, यानी कि वोट बैंक के लिए जब वहां पर लोकल एरिया के जो लीडर हैं वो उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, तब ये कंडीशन वहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से सेम सिचुएशन वहां पर निकल कर आ रही है, जो कि अब और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो अगर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो बहुत ज्यादा रिसर्च आप लोगों को यहां पर करनी पड़ेगी, इंटेलिजेंस एजेंसी को और ज्यादा अलर्ट आप लोगों को करना पड़ेगा, डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर की बात आप लोगों ने की, पर लेकिन उससे ओनली आप लोग शांति बनाकर नहीं रख सकते, और भी आप लोग यहां पर चीजें लेकर आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि जो भी यहां पर जो पर्सन आज के डेट में यहां पर या तो यहां पर जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में जो पाकिस्तान से भेजे जा रहे हैं, या फिर जिनको यहां पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको शानदार तरीके से ट्रेन किया जाता है वेपन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कैसे उनको सर्वाइव करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां पर सारी टेक्निक्स उनको सिखाई जाती है, तब जाकर उनको यहां पर भेजा जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं 26/11 वाली कंडीशन फिर से न बने, तो आप लोगों को कंबाइंड एफर्ट यहां पर डालना पड़ेगा, ताकि यहां पर ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो ये आज की डेट में जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में सिचुएशन जो कि यहां पर राइटर के अनुसार ये देखने को मिल रही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने है यहाँ पर क्वेश्चन, बात की जा रही है जो जलवायु में आज के डेट में जो रेजिलियंस दिख रहा है, यानी कि जो लचीलापन दिख रहा है, यानी कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से एग्रीकल्चर पर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग तभी हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं। एक साइड में तो हम लोग इसको सही करें थोड़ा सा, मतलब कि कहने का मतलब ये जो भी ह्यूमन की एक्टिविटी चल रही है, इंटरफेरेंस चल रहा है आज के डेट में ह्यूमन का क्लाइमेट में, उसको कम करें। और दूसरी बात हम लोग ये करें कि जिस तरीके से यहाँ पर कुछ ऐसी एग्रीकल्चर की क्रॉप लेकर आए जो कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट कम से कम पड़े। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आप लोगों को लेकर चलनी है, यानी कि किस तरीके से जो क्लाइमेट पर इंपैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन एक्टिविटी का वो भी कम करना है। दूसरा आप लोगों को कुछ ऐसा यहां पर एक तरीके से आप लोगों को ऐसा प्रोग्राम लेकर चलना चाहिए, ऐसी आप लोगों को फैसिलिटीज लेकर चलनी चाहिए, ताकि किसानों के पास में ऐसी खेती रहे ताकि उस पर क्लाइमेट का ज्यादा इंपैक्ट भी न पड़े। तो ये है यहां पर बात जो कंप्लीटली की जा रही है। देखिए आज की डेट में किसान खेतों में फसल उगाते हैं, पर लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइस कई बार डाउन हो जाता है, दूसरा यहाँ पर क्लाइमेट एक्टिविटीज आप लोगों को देखने को मिलती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बारिश आ जाती है, तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के सामने निकल कर आती है। कई बार ओले पड़ जाते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई एक प्रॉब्लम नहीं है जहां पर फेस करता है किसान, हर दिन तीन कर यहाँ पर मरता है किसान जब यहाँ पर कंडीशन खराब होती है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर प्राइस के बारे में। देखिए अभी क्या बातें निकल कर आई, कुछ दिनों पहले अभी बोला गया कि फूड के जो फूड क्रॉप के जो प्राइस है वो काफी गिर गए हैं, यानी कि कंडीशन क्या निकल कर आती है? कंडीशन ये निकल कर आती है जैसे ही प्राइस गिरते हैं तो किसानों पर उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनकी लागत भी नहीं निकल पाती, जितना उन्होंने खेतों में मेहनत करके लगाया है वो भी उनको नहीं मिल पाता है। बेनिफिट या फिर प्रॉफिट की तो बात दूर छोड़ दीजिए आप लोग। तो ये इसका कोई मीनिंगफुल सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है, तब जाकर यहां पर कुछ बातें सोची जाएंगी। अभी जो प्राइस फॉल हुए हैं यहाँ पर, ये आप लोगों को लास्ट अक्टूबर में देखने को मिले थे 3.1%, जो अभी यहां पर 2.3% हो गया इन्फ्लेशन। यानी कि कहने का मतलब ये जो महंगाई है वो काफी कम हो गई है, और महंगाई जब काफी कम होती है तो किसानों पर इंपैक्ट पड़ता है, पर लेकिन किसानों पर तो इंपैक्ट पड़ता है, पर लेकिन सिटीज में जो लोग रहते हैं उनको फायदा होता है, यानी कि वो सब्जी वगैरह वो खरीदते हैं उनको वो सस्ती मिल जाती है। पर लेकिन इसके बारे में आप लोग थोड़ा ऐसे समझिए, हमारी कंट्री में एक टारगेट दिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं और 3 होते हैं यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। इनको टारगेट दे रखा है कि जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 4+-2 के बीच में होना चाहिए। तो 4+-2 का मतलब ये है कि 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई होनी चाहिए। अब आप लोग समझिए, एक साइड में तो कस्टमर जो कि यहाँ पर ये सामान खरीदता है, ठीक है, एक साइड में प्रोड्यूसर जो कि यहाँ पर ये सामान प्रोड्यूस करता है। अब किसको कैसे इंपैक्ट पड़ेगा? मान लीजिए यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बहुत कम हो गया, 2 के लेवल पे आ गया, तो जो प्रोड्यूस करने वाला है वो अपनी मेहनत, प्रोड्यूस करने वाले को अगर आप लोग किसान भी यहां पर समझ सकते हैं, यानी कि फार्मर आप लोग ले सकते हैं इसको। अगर इन्फ्लेशन बहुत कम हो गया, महंगाई बहुत कम हो गई, तो प्रोड्यूस करने वालों को उसकी लागत भी वापस से नहीं मिलेगी, पर लेकिन यहां पर जो कंज्यूमर है उसको तो फायदा होता रहेगा, ठीक है, तो उसको फायदा होगा कंज्यूमर को, पर लेकिन प्रोड्यूस करने वाले को फायदा नहीं होगा। तो फिर वो प्रोड्यूस क्यों करेगा? वो प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, कुछ और धंधा देखेगा अपना। पर लेकिन जब बात करते हैं अगर महंगाई ज्यादा हो जाती है तो यहां पर प्रोड्यूस करने वाले को तो फायदा होता है, पर लेकिन जो कंज्यूमर है तो उनको नुकसान होने लगता है। जब इतनी महंगी चीजें उनको मिलने लगेगी तो कुछ और ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे, वो इतना महंगा सामान क्यों खरीदेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि एक बीच में यहां पर कोई होना चाहिए, ताकि यहां पर जो महंगाई है वो भी यहां पर एक लेवल में बनी रहे और यहां पर दोनों को फायदा होता रहे, कस्टमर को भी और जहां पर प्रोड्यूस करने वाला है उसको भी, यानी कि दोनों ही लोग यहां पर फायदा उठाकर चलते रहे। इस तरीके से मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है इन्फ्लेशन को। अभी इन्फ्लेशन कहां पहुंच गया? 2 के हेरफेर में पहुंच गया, होना चाहिए था 4 के हेरफेर में। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है किसानों को वो बहुत खतरनाक लेवल की है, यानी कि उनकी प्रोडक्शन, उनकी लागत भी वहां पर नहीं निकल पा रही है जो वो यहां पर खेतों में लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है। हालांकि
अर्बन इंडिया में जो कंज्यूमर बैठे हैं वो खुश हैं क्योंकि उनको कम पे करना पड़ रहा है, सब्जी वगैरह जो खरीदनी है, फल फ्रूट्स वगैरह जो खरीदने हैं वो खुश है उसकी वजह से, पर लेकिन किसान खुश नहीं है। दूसरा कौन इंसान खुश है? दूसरा है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके पास में एक गैप आ जाता है कि ताकि वो डिसाइड कर सके कि इंटरेस्ट रेट कैसे रहना है, मार्केट में लिक्विडिटी कैसे रखनी है। तो जब इन्फ्लेशन कम होता है तब उसके हाथ ज्यादा थोड़े खुले हुए हो जाते हैं और वो इंटरेस्ट रेट को इंडिपेंडेंटली और अच्छे से डिसाइड कर पाता है। पर लेकिन बेसिक प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर, यानी कि जो यहाँ पर प्रोड्यूस करने वाला किसान है, उसको तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है क्योंकि उसको उसकी लागत भी वापसी नहीं मिल रही है। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन में। अगर इंडिया की आप लोग देखेंगे ये प्रॉब्लम बहुत खतरनाक लेवल की यहाँ पर निकल कर आती है और एक तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी यहाँ पर बनी रहती है। आज प्राइस कुछ है तो कल कुछ है, इसकी वजह से वो अपना कुछ एक अच्छे से डिसीजन भी नहीं ले पाती है कि क्या उनको करना है क्या नहीं करना है किसानों को, इन सब रीजन की वजह से। तो देखिए कई बार जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करती हैं, गाइडेंस देने की कोशिश करती हैं, पर लेकिन वो बहुत कम है अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉब्लम देखेंगे उसके कंपेयर में। तो इसीलिए यहाँ पर ये इतना अच्छा सॉल्यूशन नहीं है जितना यहाँ पर सोचा जा सकता है। आगे बात क्या की जा रही है? जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन आने वाले हैं तो क्या करेंगे? लोन वेव कर देंगे, यानी कि लोन माफ कर देंगे। पर लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लोन माफ करना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन है उनकी प्राइस जो है, खेती का जो प्रोड्यूस करते हैं उनका प्राइस जो है वो एक तो फिक्स रहे, यानी कि उनको मेंटेन रहे, अच्छा प्राइस उनको मिलता रहे, वो है परमानेंट सोल्यूशन। क्योंकि आप लोग लोन माफ जो करते हैं ना वो उन किसानों को नहीं मिल पाता है जिनको मिलना चाहिए। ये दूसरे जो पढ़े लिखे किसान है वो उसका फायदा लेकर निकल जाते हैं, एक्चुअल में उसको नहीं मिल पाता है जिसको यहां पर मिलना चाहिए। तो ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि खेतों में जो उगाया जा रहा है उसका प्राइस उनको मिलता रहे और उनको प्रॉफिट जनरेट होता रहे, वो आप लोगों को मेंटेन रखना है, उसके ऊपर फोकस देकर चलना है। तभी आप लोग जो गांव वाले एरिया में जो डिस्ट्रेस है आज के में, उस प्रॉब्लम को आप लोग दूर कर पाएंगे और इसका इंपैक्ट वरना आप लोगों को जनरल इलेक्शन पर डायरेक्ट देखने को मिलेगा, जैसा कि अभी जो 5 राज्य में असेंबली के इलेक्शन हुए वहां पर देखने को मिला। ऐसे आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में जनरल इलेक्शन में देखने को मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बहुत शानदार तरीके से समझ चुकी है कि देखिए किस तरीके से किसानों को पटाना है, इसीलिए वो बार बार क्या बात करते हैं? वो बात करते हैं लोन को माफ करने की, क्योंकि कुछ किसान तो कम से कम खुश होंगे कि हाँ लोन माफ हो गया है, पर लेकिन ये सॉल्यूशन सही नहीं है। इसके अलावा आप लोग क्या यहाँ पर देखना चाहिए? बात की जाती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, यानी कि कम से कम खेती का जो भी यहाँ पर गेहूं वगैरह जो भी उगाए जाते हैं, कम से कम इतना तो प्राइस मिलना चाहिए कि उनको कम से कम थोड़ा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखे, पर लेकिन वो भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता है। बढ़ाते तो है एमएसपी कि हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम लोगों ने बढ़ा दिया, पर लेकिन किसानों तक वो एक्चुअल में नहीं पहुंच पाता है, या तो उनकी जो फसल है वो खरीदी ही नहीं जाती, या फिर और भी कई सारी प्रॉब्लम यहां पर निकल कर आती है जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से निकल कर आती है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो देखिए वो मॉनेटरी पॉलिसी यहां पर डिसाइड करता है, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है तो वो भी काफी इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलता है कि महंगाई कम है या महंगाई ज्यादा है, क्योंकि ये आरबीआई की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब से यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी का गठन या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया तब से ये ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई की है, और आरबीआई जवाबदेही भी है अगर यहां पर ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इन्फ्लेशन को लेकर। तो हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर जब से निकल कर आए हैं, अब बात ये देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे, तो वो देखने को मिलेगा कैसे वो काम करते हैं। और बाकी का देखिए फार्मर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यहाँ पर निकाल के लगाना चाहिए, कोई क्रूशियल रिफॉर्म आप लोगों को लेकर आने चाहिए ताकि यहाँ पर दोनों ही तरीके से काम हो जाए, यानी कि यहाँ पर जनता को भी फायदा देखने को मिले और साथ ही साथ में जो किसान है उनको भी फायदा देखने को मिले, यानी कि इस तरीके से यहाँ पर काम करना चाहिए। और या फिर मोटे मोटे शब्दों में बोला जाए तो किसान जो है अपना मार्केट में प्रोडक्ट जो भी उसको बेचना है वो इस तरीके से बेच पाए कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम उसको फेस न करनी पड़े और उसको अच्छे से यहाँ पर प्रॉफिट भी देखने को मिले। तो ये कंप्लीट बात आप लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पोर्शन, बात की जा रही है क्लाइमेट के बारे में। देखिए चाहे आप लोग वर्ल्ड में कहीं पर भी हो, चाहे आप लोग केरला में हो, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आप लोगों को देखने को मिले, चाहे आप लोग यूएसए में हो, चाहे आप लोग किसी भी कंट्री में आज के में कनाडा में हो, चाहे कहीं भी किसी कंट्री में भी आप लोग क्यों ना हो, आप लोगों को हर जगह कहीं पर बाढ़ देखने को मिलेगी तो कहीं पर सूखा देखने को मिलेगा, यानी कि क्लाइमेट की जो एक्टिविटी हो रही है वो खतरनाक लेवल का इंपैक्ट यहां पर डाल रही है, जो कि आप लोगों ने रिसेंट अभी टाइम में देखा भी होगा। इसी के बारे में बात यहां पर की जा रही है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया था, एक लेक्चर भी मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया था IPCC के बारे में, ठीक है। उस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। बात क्या की जा रही थी? बात ये की जा रही थी उस रिपोर्ट रिपोर्ट का नाम था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक तरीके के बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर आप लोग साइंटिस्ट टाइप के लोग बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर, हर एक फील्ड में ये चेक करते हैं। और ये अभी 6th असेसमेंट रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिली, यानी कि 6ठी ये रिपोर्ट थी यहाँ पर जिसके द्वारा यहाँ पर ये बातें की गई। इसमें यहाँ पर ये बोला गया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है आप लोगों को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कंट्रोल करके रखनी है, अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्यादा इंपैक्ट इसका जनता के ऊपर न पड़े। 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड कैसे काउंट किया जाता है? आप लोगों को पता है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो यहाँ पर टाइम पीरियड था वो नॉर्मली माना जाता है यहाँ पर 1760 या फिर आप लोग देखते हैं यहाँ पर 1820 से 1840, मेनली आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पर जो टेम्परेचर था उससे लेके प्लस 1.5 तक ज्यादा बढ़ना चाहिए, इससे ज्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ना चाहिए, और 1 तक हम लोग ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को क्या करना है, 0.5 से ज्यादा हम लोगों को नहीं बढ़ने देना है टेम्परेचर, तो उस हिसाब से हम लोग को टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो ये बात यहाँ पर इस रिपोर्ट में बोली गई। तो ये तो बात तो बोल दी गई है, पर लेकिन 1 तक बढ़ चुका है, अब इसको कंट्रोल कैसे करना है। तो देखिए आप लोगों के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन इसके सामने दिए गए। क्या क्या ऑप्शन यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने आप लोगों को याद होगा उस टाइम पर क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कराया था। बात बोली जा रही थी कि लिमिट करना आप लोगों को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर अगर आप लोग चाहते हैं, या फिर 2 के तो कंट्रोल में रखना ही रखना है। 2050 तक ये बोला गया है कि 85% जो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी है वो आप लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी से बनानी है, यानी कि सोलर पैनल या फिर विंड एनर्जी, उससे आप लोगों को बनानी है। ग्लोबल जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो आप लोगों को नेट जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए, यानी कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग प्रोड्यूस करें उतना ही ज्यादा आप लोग कुछ ऐसा काम करना है ताकि यहाँ पर उसको कंज्यूम भी किया जा सके, यानी कि उसको कम किया जा सके। 2050 तक आप लोगों को ये चलना पड़ेगा। बाकी जो लाइफ स्टाइल है लोगों का जीने का रहने का, उसमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि आज के डेट में आप लोग देखते हैं बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जिसको जो अमीर जो कंट्री है वो तो एंजॉय कर रही है, पर लेकिन जो गरीब कंट्री है वो झेल रही है। तो यहाँ पर अमीर कंट्री सारी फैसिलिटीज यहाँ पर एंजॉय कर रही है, पर गरीब कंट्री को यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने सही थे। तो कहने का मतलब ये यहाँ पर ये सॉल्यूशन आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा अगर आप लोग रियली चाहते हैं कि प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानिए। इंटर गवर्नमेंटल जो पैनल क्लाइमेट चेंज होता है, ये सीधा सीधा आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, फोकस इस बात पर किया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर कि हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यूएन के द्वारा रिक्वेस्ट की गई यहाँ पर कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्यूशन बताइए ताकि हम लोग यहाँ पर कोई साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लेकर चल सकें और यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। आईपीसीसी के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, 1988 में इसका गठन किया गया था। हेडक्वार्टर आज के दिन में आप लोगों को इसका जनेवा में देखने को मिलेगा, और अगर इसकी हेड की बात करें तो ये होगा हुई शेंगली, ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये पैनल जो है सीधा सीधा पर्पज यही है इसका, किस तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जैसे सोलर पंप या फिर ड्रिप इरिगेशन या फिर स्प्रिंकलिंग जो मेथड होता है। बाकी हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सोयल हेल्थ कार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई-नैम जिसको हम लोग बोलते हैं। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम यहां पर चलाए गए हैं, पर लेकिन प्रोग्राम चलाना और उसको इंप्लीमेंट करके उसका सॉल्यूशन निकालना, ये दोनों डिफरेंट थिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि प्रोग्राम होते हैं पर एक्चुअल में उसका रिजल्ट कहां है वो देखने वाली बात होती है। तो प्रॉपर मिलाकर यहां पर ये सारी बातें हैं कि सॉल्यूशन क्या निकालना है और कुछ ऐसा फोकस देकर चलना है ताकि प्रॉब्लम सामने लंबे समय तक न रहे। तो दोनों ही तरीके से आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। यानी कि किसानों को हर तरीके से यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे आप लोग प्राइस की बात करें, चाहे आप लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जहां पर बातें डिस्कस की गई है। बाकी अगर डिटेल में आप लोग समझना चाहते हैं इसके बारे में तो इसके ऊपर स्पेशल लेक्चर मैंने बना रखा है, उसकी आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम में भी और फेसबुक पर भी, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। कई सारी बातें सीखने को मिलेगी और आप भी उससे सीखकर अपनी लाइफ में भी थोड़ा चेंज लाइएगा, ताकि कुछ ऐसी चीजें करें आप लोग कि पानी को ज्यादा बर्बाद न करें, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, ज्यादा बर्बाद न करें। तो कुछ ऐसा काम आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बूंद से ही खड़ा भरता है। तो वो पॉइंट आप लोग इंप्लीमेंट देखिए करके बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा अगर आप लोग भी यहाँ पर इतना काम कर पाते हैं तो, ठीक है। 30,000 लोग लेक्चर सुन रहे हैं यार, 30,000 भी अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और खासकर हमको अपनी कंट्री के बारे में भी सोचें तो बहुत अच्छा इंपैक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इससे रिलेटेड। ओके, बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया यहाँ पर, ये बात की जा रही है राफेल के बारे में। राफेल जो यहाँ पर फाइटर जेट की बात की जा रही थी, इसके बारे में खरीदने की जो बात चल रही थी यहाँ पर, तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अभी सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन था उसने बोला कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है, जो कि पीआईएल दायर की गई थी उसको यहाँ पर रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और बोला गया कि सब कुछ यहाँ पर अच्छे से चल रहा है, कोई भी बात नहीं है। क्योंकि फ्रांस के जो पुराने प्रेसिडेंट थे फ्रैंको ओलैंडो, उनके द्वारा बोला गया था कि मिसमैनेजमेंट यहाँ पर इसमें देखने को मिला, तो यहाँ पर वो सारी बातें रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहां पर जो 13 मार्च 2018 की बात है, तब से चीजें स्टार्ट हुई थी, और यहां पर अभी जाकर जो सारी बातें चल रही थी इस पर पूर्ण विराम लगा दिया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने की बात की गई थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सही चल रहा है। यहाँ पर इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो मैंने बना रखी है, वो भी अगर आप लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये वो टॉपिक की वीडियो होती है जो एवरग्रीन मुझे लगती है, या आप लोगों के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी तो सब कुछ यहाँ पर आप लोगों का कवर हो ही जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला अभी राजस्थान में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, काफी गहमा गहमी चल रही थी। तो यहाँ पर सचिन पायलट और जो यहाँ पर गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया गया है यहाँ पर। तो देखते हैं कैसे यहाँ पर आगे काम चल पाता है।
आगे बात की जा रही है, काफी खतरनाक बात आप लोग बोल सकते हैं। कर्नाटक में एक टेंपल में प्रसाद दिया गया, 10 लोग मारे जा चुके हैं और 60 लोग हॉस्पिटलाइज हैं यहाँ पर। तो देखिए प्रसाद के नाम पर इस तरीके की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि कोई भी चीज ढंग से नहीं हो रही है, सब मिसमैनेजमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जरा सी देर में कुछ दिनों बाद रस्साकसी चलती रहेगी, फिर चीजें शांत हो जाएंगी, पर लेकिन जिनके घर के लोग मारे गए हैं उनकी तो बर्बादी हो गई ना। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को यहाँ पर मिलती है, खासकर आप लोगों के सामने यहाँ पर। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। जम्मू और कश्मीर हमारी कंट्री में फर्स्ट एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसके द्वारा यहाँ पर प्रिवेंट करने की बात की जा रही है। अगर कोई भी यहाँ पर मान लीजिए कोई सीनियर ऑफिसर है, वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर को सेक्सुअली असॉल्ट करता है, तो उसके लिए यहाँ पर लाभ बनाया गया है। अभी यहाँ पर बात की जा रही है रणबीर पैनल कोड, जिसको आरपीसी बोला जाता है। तो इसके तहत यहाँ पर जो सेक्शन 3 यहाँ पर ये 354E, ठीक है, तो ये इंप्लीमेंट किया जाता है। इंडियन पैनल कोड जो होता है हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाता है, पर लेकिन जब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की तो वहां पर आप लोगों को आरपीसी देखने को मिलेगा, जिसको रणबीर पैनल कोड बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके द्वारा यहां पर अभी देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में ये सारी चीजें यहां पर जो भी यहां पर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनको आराम से काम करने को दिया जाएगा, यानी कि कोई भी उनको किसी भी तरीके से इस तरह की हरकतें देखने को नहीं मिलेगी। खासकर जो वुमेन होती थी वहां पर उनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो एक अच्छा स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर जो दिल्ली की असेंबली है उसके 25 साल पूरे हो गए हैं। 1993 में आप लोगों को देखने को मिलेगा गठन किया गया था दिसंबर 14 को। तो यहाँ पर ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को इन्होंने चीफ गेस्ट के तरीके से यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, पर लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि आप लोग जानते हैं बीजेपी और जो आपके बीच में जो रस्साकसी चल रही है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी यूनियन टेरिटरी के द्वारा अभी अपनी जो सिल्वर जुबली है वो सेलिब्रेट की गई है। तो ये कौन सी है? ये है हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी दिल्ली, जो कि हमारी कैपिटल भी है, ठीक है। बाकी का एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछा जाता है। ओनली 7 यूनियन टेरिटरी में से 2 यूनियन टेरिटरी है जहां पर आप लोगों को असेंबली देखने को मिलेगी। एक तो दिल्ली हो गई, दूसरी का नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं ऑलरेडी। आगे बात की जा रही है प्लास्टिक के बारे में। एक तो मैं आप लोगों को डेली बोलता हूं प्लास्टिक यूज नहीं करनी है, पर फिर भी देखिए प्लास्टिक को देखिए कंप्लीटली बैन करना क्या ये सोल्यूशन है? इसके बारे में क्वेश्चन मार्क लगा जा रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव जब तक हम लोग चीज मार्केट में लेकर नहीं आएंगे, कुछ ऐसी चीज मार्केट में लेकर नहीं आएंगे जो कि यहाँ पर एक तरीके से ग्रीन भी हो, इंपैक्ट भी ना डाले क्लाइमेट पे ज्यादा, और उस तरीके का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, तब तक यहाँ पर चीजें नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे आप लोग जितना अपने लेवल पर कर सकते हैं उतना जरूर कीजिए, वो काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। हम अपनी आदत में चेंज करेंगे, जब हम यूज ही नहीं करेंगे तो प्रोड्यूस करने वाले कहां तक प्रोड्यूस करेंगे? तो ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो अपने लेवल पर आप लोग चेंज कीजिए। चाइना ने बात की है कट करने के लिए टैरिफ, यूएसए से जो कार खरीद के लाई जाती है उनसे, यानी कि जो टैरिफ वार दोनों के बीच में चल रही थी वो थोड़ी अब आप लोगों को यहां पर धीमी होती नजर आएगी। रघुराम राजन जो फॉर्मर गवर्नर थे आरबीआई के, उनके द्वारा बोला गया जो लोन माफ आप लोग कर रहे हैं ना, ये खतरनाक इंपैक्ट डालने वाला है इकोनॉमी पे, क्योंकि ये उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है जो यहाँ पर जिनको इनकी जरूरत है, यानी कि गरीब फार्मर तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर जो रिच फार्मर है ये उसका फायदा उठा लेते हैं, और एक्चुअल में जिस तक पहुंचनी चाहिए चीजें उस तक नहीं पहुंच पाती है। तो लोन माफ करना कोई सोल्यूशन नहीं है, और जो भी यहाँ पर इलेक्शन में जा रहा है वो हर एक गवर्नमेंट यही बोल रही है कि लोन माफ कर देंगे, तो ये गलत बात है। इंडियन पोस्ट ऑफिस है उसने यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की बात की गई है, जिसके तहत यहाँ पर ये देखने को मिलेगा अब जो भी यहां पर जो गांव में से अपना कोई सामान बेचना चाहते हैं, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है अपना प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री यहां पर बेच सकते हैं। तो एक अच्छा स्टेप आप लोग यहां पर बोल सकते हैं पोस्टल ऑफिस के द्वारा। बात की जा रही है अदानी ग्रुप ने मिलकर यहां पर इसराइल की कंपनी के साथ में यहां पर बात की जा रही है पार्टनरशिप करने की, क्या बनाने के लिए? ये है अनमैन्ड एयर व्हीकल, ठीक है, यूएई जिसको आप लोग बोलते हैं, और खासकर आने वाले टाइम में इंडियन आर्म फोर्स के लिए भी यहां पर सप्लाई करेंगे ये। तो यहां पर 15 मिलियन का ये अभी प्रोजेक्ट हैदराबाद में आप लोगों को देखने को मिला, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, ओके। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। बाकी आप लोगों से मैं बेस्ट क्वेश्चन था, युगांडा आप लोगों से पूछा गया था, तो युगांडा आप लोग यहां पर देखते हैं लेक विक्टोरिया, ये याद रखिएगा। देखिए यहां पर युगांडा हो गया, आसपास वाली कंट्री इथोपिया हो गया, सूडान हो गया, ठीक है। यहां पर आप लोग देखते हैं रवांडा हो गया, यहां पर बुरुंडी हो गया, इसके अलावा यहां पर ये हो गया कीनिया, सोमालिया आप लोग यहां पर देखते हैं, तंजानिया, और यहां पर कोंगो यहां पर ये हो गया, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोंगो। लेक तंजानिका ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया आप लोगों के सामने है। अगर बात की जाए यहां पर इसकी कैपिटल की, तो ये हो गई कंपाला, और युगांडन सिलिंग यहां पर इसकी क्या हो गई? ये हो गई करेंसी। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है। बड़े मैप में भी आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाना चाहो, यहाँ पर ये देखिए, इसको थोड़ा जूम करके अभी आप लोग देखें किस पर्टिकुलर कंट्री की बात की जा रही है, तो आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया युगांडा, ठीक है ना, ये हो गया युगांडा, यहाँ पर आप लोग बीचों बीच देख सकते हैं। तो पर्टिकुलर अपनी कंट्री के कंपेयर में जरूर देखा कीजिए किसी कंट्री को, ताकि आप लोग याद रख पाएं कि हमारी कंट्री कहाँ पर है और किस पर्टिकुलर एरिया की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है कंप्लीट आप लोगों के सामने। आइए आगे बढ़ते हैं।
ये आप लोगों का क्विज था, उसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद में आज का क्विज आप लोगों के सामने आएगा। बोला गया था यहाँ पर इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर ज्वाइंट प्रोडक्शन करने की बात की गई। डिफेंस प्राइवेट सेक्टर को मिलाकर भी काम करने की बात की जाए डिफेंस प्रोडक्शन को, यानी कि जो हम लोग खरीदते हैं बाहर से डिफेंस के इक्विपमेंट, वो हम लोगों को कम खरीदने पड़ेंगे। महात्मा गांधी जी की जो स्टेच्यू रिमूव की गई वो घाना से रिमूव की गई, घाना की एक यूनिवर्सिटी से। इंडिया और चाइना ने मिलकर बोला है टी ग्लोबली यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, यानी कि चाय को। कमलनाथ जो है यहाँ पर ये बात की गई, इन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो यहाँ पर ये बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो देखने को मिला, माइग्रेटरी जो बढ़ाती है चिल्का लेक में, ये उड़ीसा में आप लोगों को देखती है, गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आइए अब आज का यहाँ पर क्विज देख लेते हैं क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रू ट्राइब के बारे में बात की गई है। तो ब्रूस ट्राइब जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है, ओरिजिनली यहाँ पर कहां पर ये देखने को मिली। हालांकि अगर परसेप्शन आप लोग इनको देखेंगे तो ये बोलते हैं कि ओरिजिनली इनहेबिटेड नहीं है यहाँ की, पर लेकिन मेनली माना यही जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने स्टार्टिंग में आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया था तो उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, यानी कि देखिए माना तो यही जा रहा है। ठीक है, माना तो ये जा रहा है यहाँ पर कि देखिए ये ओरिजिनली यहाँ पर नहीं है, पर लेकिन भेजा इनको यहीं पर ही वापसी गया इलेक्शन से पहले। ठीक है, तो ये याद जरूर रखिएगा आप लोगों को, जो कि माइग्रेंट कहां पर होकर गई। तो ये अलग अलग परसेप्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर चलिए मिजोरम आंसर हो गया, बाकी क्या आप लोग बताइएगा। बात की जा रही है यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में। तो असिस्मेंट जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये कौन से नंबर की थी, जो कि यहाँ पर है आईपीसीसी की रिपोर्ट। बाकी इसका जो स्पेशल लेक्चर है वो भी आप लोग जाकर देखते हैं। यहाँ पर बात की गई है कि 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी को कितना % यहाँ पर बनाने की बात की गई ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ग्लोबल जीरो नेट एमिशन कब तक करने की बात की जा रही है। कौन सा स्टेट कंट्री में फर्स्ट बन गया है जिसने बोला गया है एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर रोका जाएगा, जो कि सबऑर्डिनेट है उनका सेक्सुअली जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था उसको रोका जाएगा। कौन सी कंट्री की जो असेंबली है यहाँ पर यूनियन टेरिटरी की, वो अपना यहाँ पर सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बात की जा रही है कि किसने यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट स्टार्ट की गई है सेलर की हेल्प करने के लिए, उस डिपार्टमेंट का नाम आप लोग को बताना है। ओके, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पाए तो डिसलाइक कीजिए। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी चीजों को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है। और जो भी एग्जाम आप लोग देकर आ रहे हैं उसके क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर भेजिएगा studylover24@gmail.com। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आसपास सफर रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।